11 to 6 AM, 11 PM to 6 AM वाली, उसमें माइंड सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। और जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, अब तो क्योंकि स्कूल रहता है तो मॉर्निंग में स्कूल रहता है तो मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली शाम के टाइम जो है उसमें सेल्फ स्टडी कर लो। अच्छा, स्कूल कितने बजे से रहता है तुम लोग का? 2 बजे। सर हमारा 8 to 11 तक रहता है। 8 to 11 रहता है। 9 to 2। 9 to 2 रहता है। सर 8:30 to 11:40। 8:30 to 11:40 रहता है। सर 8 to 1। 8 to 12। हाँ, 8 to 1। सर 8 to 1। 8 to 1 रहता है। और किसी का टाइमिंग कुछ? 8 to 12। 8 to 12 रहता है, ठीक है, ये टाइमिंग है। अब देखो, मैं सबके लिए थोड़ा स्लॉट बता सकता हूँ। जैसे जो 8 to 11 वाले बच्चे हैं, वो क्या करो कि तुम अभी सोचते हो कि तुमको घर पे ही बैठ के पढ़ना है, स्कूल तो जाना है नहीं, तो आप अपना एक स्लॉट 6:30 to 8 AM के लिए फिक्स करो सेल्फ स्टडी का, ठीक है। आप 11 बजे फ्री हो जा रहे हो, ठीक है। तो दूसरा स्लॉट जो है आप 11:30 से 2:30 तक फिक्स कर लो, ठीक है। उसके बाद आप कितने बजे, आपका से 4 बजे क्लास है, तो थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर 4 बजे से लेके 9 बजे तक तो झील है, झील करो। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि 2:30 से 4 o'clock तक सो जाओ, और फिर 4 से 9 तो झील कर ही लिया। फिर उसके बाद 9:30 to 11 PM तक आपने अपनी सेल्फ स्टडी कर ली। देखो कितनी, मतलब तुम इवन इन झील डेज कितना तुम प्रोड्यूस कर पा रहे हो, 1.5 hour, 3 hours, 1.5 hours, कितना हो गया, 6 घंटे हो गए झील डेज में। 9 to 2 वाले, 9 to 2 वाले क्या कर सकते हैं भाई, 6:30 to 8:30 कर लो भाई तुम अपना। फिर 2 बजे खत्म होगा तो 2:30 से 4 सो लो, समझे। फिर उसके बाद 4 से 9 झील कर लिया। फिर 10:30 से 9:30 से 11:30 बजे तक वो कर लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया। अच्छा, 8:30 to 11:40 वालों का भी, मतलब तुम थोड़ा ऐसा ही सिमिलर टाइप का टाइम टेबल बना लो, 30 मिनट्स प्लस एंड माइनस करके, समझे। 8 to 1 वाले, तो 8 to 1 वाले क्या करो, 6:30 to 8 o'clock तक कर लो सेल्फ स्टडी। फिर उसके बाद 1:30 से 2:30 तक सेल्फ स्टडी कर लो। फिर 2:30 बजे से 4 बजे तक सो जाओ। उसके बाद फिर 9:30 से 11 बजे तक पढ़ लो। फिर 8 to 12 वाले भी कुछ ऐसे ही टाइप का टाइम टेबल बना सकते हैं, 8 to 11 टाइप का ही टाइम टेबल बना सकते हैं। तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि तुम लोग कैसे कर सकते हो अपना टाइम टेबल। सो इन नॉन झील डेज ऑल्सो, सॉरी, ये जो टाइम टेबल मैंने बताया तो झील डेज का टाइम टेबल है। तो तुम सोचो कि तुम नॉन झील डेज में कितना निकाल सकते हो टाइम, बहुत ही ज्यादा टाइम निकाल सकते हो। नॉन झील डेज में तो सब बच्चे अगर मैं देखूं तो 1 बजे के बाद फ्री ही है। तो एक तो 6:30 to 8 AM तक का सेल्फ स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद 2 बजे से पढ़ने बैठो, 2 बजे से रात को 10 बजे तक पढ़ो सेल्फ स्टडी। उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते जाओ, 2 बजे से 10 बजे तक, मतलब कितना हो गया, 8 घंटा हो गया। 8 घंटे में
अगर तुम 2-2 घंटे भी पढ़ो पर सब्जेक्ट, समझे, तब भी तुमको सफिशिएंट टाइम मिलेगा ब्रेक लेने का, 2+2+2 ऐसे। मतलब तुमको पता है 1-1 घंटा मिलेगा ब्रेक लेने का, ऐसे टाइप का। फिर संडे को तो पूरा दिन ही तुम पढ़ सकते हो, एंटायर डे। तो ऐसा नहीं कि टाइम की कमी है तुम्हारे पास। जिस हिसाब से मैं तुम लोग का टाइमिंग देख रहा हूँ तो टाइम की ऐसा कोई कमी नहीं है। इस टाइम को यूटिलाइज करो बस प्रॉपरली। बुक्स रीड करना सर बट इसमें स्कूल का भी सारा जो रहता है, जैसे हाँ होमवर्क रहता है, टेस्ट रहते हैं, हाँ वो हाँ, सब भी रहता है। हाँ तो मैं सेल्फ स्टडी में ऐसा नहीं कह रहा कि केवल तुमको जेईई सेल्फ स्टडी हाँ करना है। मतलब सर इसमें स्कूल का भी करेंगे तो चलेगा हाँ ना? हाँ हाँ यार, देखो सब्जेक्ट सिलेबस तो सेम है ना यार। तो सर तो 5 एक हफ्ते में जैसे 100 मैथ्स के क्वेश्चन अगर हो जाए ट्यूशन के, तो वो ठीक है? नहीं, एक हफ्ते में तुमको मैथ्स के आई वुड सजेस्ट कि तुमको 150 से 170 क्वेश्चंस के बीच में करने होंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, इसमें तुम समझो कि 50 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो एक्सट्रीमली सिंपल होंगे। सो मेन जो पंगा है वो 100 क्वेश्चन करने का। ठीक है सर। समझ में आई सबको बात? यस सर। जो यस सर। सेल्फ स्टडी है दैट इज द बेस्ट थिंग, द मोस्ट पावरफुल थिंग। बुक्स रीडिंग जो है वो सबसे बेस्ट वे होता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन नहीं आया वो नेट से देख के करेंगे तो ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं आया उसको नेट से देखने, मतलब ठीक है करने को कर सकते हो, मतलब नेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन फिर उसमें पता है क्या हो जाएगा, तुम्हारा पेशेंस खत्म होने लगेगा। अब जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन नहीं आया और तुमने नेट से देखा, तुमको तुरंत समझ में आ गया, ठीक है चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे में वो पेशेंस नहीं रहा ना, तुम्हारे वो फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मतलब तुम्हारा तो अब यही एम हो रह गया कि जो क्वेश्चन नहीं आया उसको नेट से मैं सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद उसका सोल्यूशन समझ लूंगा और काम खत्म। तो थोड़ा स्पेंड करो, टाइम स्पेंड करो, एक 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 तो दिन बस तो एटलीस्ट टाइम अगर हम लोग स्पेंड। को आंसर देखने का है, सिर्फ मेथड नहीं, मतलब वेरीफाई करने के लिए, तो उसके लिए आंसर तो तुमको बुकलेट के पीछे दिखा ही रहता है ना। आंसर तो तुमको हर बुकलेट के पीछे, हर बुक के पीछे दिया रहेगा, ऐसी कोई बुक नहीं होती जिसमें आंसर नहीं दिया हो। अब तो सारी बुक्स ऐसी भी आने लगी जिसमें सोल्यूशन तक दिया रहता है, तो आंसर तो पहले के जमाने में दिया रहता था, अब तो सर सोल्यूशन या भी। फिर सर या फिर मतलब सिर्फ अप्रोच देखने के लिए, उतना मतलब अप्रोच मैच हुआ तो वैसे देखने के लिए भी हम रेफर कर सकते हैं। हाँ सर अप्रोच अगर के, क्वेश्चन को 2-3 अलग अलग तरीके से किया और फिर नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद तो देख सकते हैं ना? हाँ हाँ तुम देखो, ऐसा नहीं है, मना नहीं कर रहा मैं देखने को, लेकिन मतलब हर एक क्वेश्चन को देखने मत बैठो, थोड़ा खुद से करने की कोशिश करोगे तो दिमाग चलेगा। हो सकता है कि जिस प्रोसेस से तुम सॉल्व कर रहे हो वो इस क्वेश्चन में शायद हेल्पफुल ना हो, वो और किसी क्वेश्चन में तुम्हारे को काम दे जाए। समझ में आई बात? यस सर। बुक्स बुक्स रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। इक्वली इम्पॉर्टेंट है बुक्स रीड करना। और तुमको ना मतलब अपने स्टडी में थोड़ा सा डाइवर्सिटी लेके आनी चाहिए। डाइवर्सिटी मतलब जैसे हम लोग सेम काम करते 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 बोर हो जाते हैं,
तो जैसे मान लो कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, वो 1 घंटा सॉल्व किया या 1.5 घंटा सॉल्व किया, बोर हो गया। तो अब क्या करूँगा कि जैसे ही मेरे को रियलाइज होने लगा कि मैं बोर हो गया, तो मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लूंगा, से मैं फिजिक्स उठा लूंगा, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद मेरे को बोर हुआ तो मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा लूंगा, ठीक है। साथ में थ्योरी भी पढ़ो। थ्योरी से क्या होगा ना, तुम्हारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट होगा। थ्योरी ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाती है। कभी क्वेश्चन तुमको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं जगाएगा। क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के पीछे थ्योरी जो है वो तुम्हारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाएगी। तो तुमको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सर बुक्स रीडिंग कहाँ से करें, मतलब एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि कोई और बुक भी चल जाएगा? नहीं, जैसे बुक्स रीडिंग के लिए मैंने बोला ना कि मैथ्स के लिए तुम अरिहंत की बुक खरीद लो, ठीक है। यस सर। फिर Sir, वैसे हाँ, is Arihant book online available PDF for time being? पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होगी, ऑनलाइन पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होगी अरिहंत की बुक, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा ऑनलाइन मटेरियल के सर्च में मत रहो। मतलब ठीक है, वो तुम्हारा पैसा थोड़ा बचा देगा, लेकिन तुम्हारे आइज को बहुत हैम्पर करेगा वो। No, sir. Only for time being I wanted. So I have ordered the thing, book. नहीं, अरिहंत बुक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है अभी। Okay, sir. सैंगेज की बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो ऑलरेडी सैंगेज का ही है। तो जो सैंगेज की बुक में थ्योरी है, सेम थ्योरी हमारे मटेरियल में भी है। Okay, sir. तो हाँ, तो जैसे हम 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ने बैठे तो आइडियली कितने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए? देखो, अगर तुम इस प्रेशर के साथ चलोगे कि मेरे को 1.5 घंटे में इतने क्वेश्चंस करने हैं, तब तुम्हारे पसीने छूटने लगेंगे। फिर तुम्हारा वो फोकस नहीं रहेगा कि मेरे को, फिर तुम्हारे पास यही फोकस रहेगा कि मेरे को इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने 1.5 घंटे में। फिर तुम मतलब क्वेश्चंस पे शायद 100% ना दो। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि तुम डे वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो, न कि तुम नंबर ऑफ आवर्स में, मतलब इस घंटे में इतने क्वेश्चंस करने हैं उसका टारगेट लेके चलो। वो टारगेट तुम तब ले सकते हो जब, जैसे मान लो कि तुमने एक से बुकलेट कुछ लगा ली, एक बार तुमने पूरा लगा लिया, अब दूसरी बार किसी दूसरे बुकलेट से ट्राई कर रहे हो या दूसरे बुक से ट्राई कर रहे हो, वहां पे तुम एज अ टेस्ट वाइज अप्रोच दे सकते हो, मॉक टेस्ट टाइप का, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करो कि आराम से ये सोचो कि हाँ, मैं अभी से 1.5 आवर्स के लिए मैथ्स करने बैठा हूँ, तो मैं इस 1.5 आवर्स में मैथ्स करूंगा, उसके अलावा और कुछ सोचूंगा नहीं, न फोन में हाथ लगाऊंगा, न टीवी देखने जाऊंगा, न उठूंगा, न बैठूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसमें तुमको सिंसियरली 1.5 आवर्स देना है। उसके बाद जैसे 1.5 घंटे खत्म हो जाए, तब तुम देखना कि कितने क्वेश्चन हुए, कितने क्वेश्चन नहीं हुए। अच्छा, अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर 5 मिनट तक ट्राई किया, नहीं हो रहा भाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है। फिर सर ऐसे बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं सर। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो फिर फिर उसके लिए फिर तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमको एक लेवल डाउन आना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि तुम फिर एक तरीके से क्या कर रहे हो कि तुम टफ मटेरियल पहली बार में ही उठा ले रहे हो,
ठीक है, तो तुमको एक लेवल डाउन आना पड़ेगा, उसके जो है मतलब उसमें थोड़े इजी क्वेश्चंस होंगे, उसको करोगे, फिर तब जाके यहाँ पे जाओगे तो तुमको फायदा होगा। सो ऐसी जिसको प्रॉब्लम हो रही होगी, एटलीस्ट तुम लोग मेरे को इन्फॉर्म किया करो कि सर मेरे से ये क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, ये काफ़ी टफ लग रहे हैं, तो आप मुझे और कोई क्वेश्चन दीजिए जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, तो मैं दूंगा तुमको। ओके सर। ठीक है सर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मतलब हो अच्छे से हो ही नहीं पा रहे क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से नहीं हो पा रहा। यस सर। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यस सर, आइडेंटिटीज में तो ज्यादा हो रहा है सर। आइडेंटिटीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर। एक काम करो, तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए क्या करो, तुमको फॉर्मूले सारे याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सर मतलब याद होते हैं फिर अगले दिन भूल जाता हूँ। ओके कोई नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के लिए तुम क्या करो, एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री की बुक आती है, यस सर। उसको लगाओ, वो तुम्हारे फॉर्मूले बिल्डअप करेंगे वो बुक। ओके सर। ठीक है, तो उसका एक बार मेरे को इंडेक्स भेजना, शायद वो बुक जो है ग्रुप पे भी शेयर की गई है, थोड़ा तुम ग्रुप पे सर्च करना डॉक्स में जाके, तो वो ग्रुप पे शेयर की गई है, उसका एक बार इंडेक्स भेजना, तो मैं बताऊंगा कि तुमको कहाँ से कहाँ तक करना है। ओके सर। कभी भी कभी हाँ सर मेरे को वो जनरल और प्रॉपर सॉल्यूशन वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है, तो मैं कौन सी बुक से करूँ वो? उसके लिए तुम आर.डी. शर्मा उठाओ, आर.डी. शर्मा है? यस सर है। ओके, उसमें जो है जो जनरल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन एंड वाले सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशंस वाले, उसके वाले टॉपिक, वो पहला ही टॉपिक रहता है इनफैक्ट, उसको पढ़ो, खुद से पढ़ो, उसकी में जो थ्योरी है वो भी खुद से पढ़ो। तो सर ऐसा होता है जैसे बुकलेट में जैसे थ्योरी तो मतलब 4 लाइन का ही सारा मेन पॉइंट दिया रहता है, और फिर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स में भी मतलब बहुत एस्केलेट बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब जैसे क्वेश्चंस का लेवल, और उनमें ऐसे थोड़ा एक मतलब बीच का एक स्टेप जैसे चाहिए रहता है कि एक मतलब अप्रोच टाइप चाहिए रहता है, तो उससे हो जाता है सर। तो उसमें ऐसे कई बार हो जाता है कि ऐसे लाइन से ऐसे 3-4 नहीं आ रहे, मतलब क्वेश्चंस नहीं ऐसे हो पा रहे हैं सिंप्लीफाई। तो सर इसलिए मैं कह रहा था कि मतलब आरडी से पहले उस टॉपिक को करने से उसके बाद थोड़ा इजियर हो जाता, तो वैसे करना चाहिए या फिर सिर्फ उसको ही मतलब ट्राई करते रहना? देखो मैं एक इश्यू तुम लोग के साथ ये भी है ना कि स्कूल एक कंस्ट्रेंट है, मतलब मैं करने को तो सब कुछ कह दूं कि तुम आरडी भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, XYZ सब कुछ कर लो, लेकिन जैसे हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि ठीक है जेई क्लियर करना। अब मैं अगर आरडी शर्मा, अगर तुमको सिंपल लैंग्वेज में देखना है, तो अगर बहुत ही डायरेक्ट वे में जाना चाहते हो तो आरडी शर्मा कर लो। अगर तुमको बुकलेट की इलस्ट्रेशंस करने में दिक्कत हो रही है तो पहले उस चैप्टर के आरडी शर्मा कर लो। आरडी शर्मा करने के बाद तुम क्या करो, फिर बुकलेट के इलस्ट्रेशंस प्लस अरिहंत के सॉल्व एग्जांपल्स प्लस सेशंस, ये वाला प्रोसीजर अपनाओ। फिर उसके बाद जो बुकलेट के टिक्ड क्वेश्चंस है, मार्क क्वेश्चंस, वो कर लो। सर जो एक्सरसाइजेस में सर्कल्ड रहते हैं ना, हाँ सर जो सर्कल्ड रहता है ना नंबर्स, जो सर्कल्ड रहते हैं मतलब
वो सर मार्क मार्क क्वेश्चन क्वेश्चंस के सर। वाले ना, जो नंबर जिनका सर्कल रहता है। तो सर हायर लेवल क्वेश्चन होता है। नहीं नहीं, बुकलेट के मार्क क्वेश्चंस का ये मतलब है कि जो मैं करा कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस कर लेना। जैसे कोई छोटा सा टॉपिक खत्म करता हूँ तो मैं करता हूँ कि अब बुकलेट के एक क्वेश्चन 2, 5, 6, 7 ऐसे कर लेना, उसको मैं कह अच्छा रहा हूँ। ओके समझ गया। ठीक है, देखो जिसको बुकलेट के स्टेट लेवल में प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज आरडी शर्मा से स्टार्ट करो। ठीक है, जिनके स्टेट लेवल अच्छे से हो जा रहे हैं। फिर जेई लेवल एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग क्या करो, बुकलेट के इलस्ट्रेशंस प्लस अरिहंत के सॉल्व एग्जांपल्स प्लस सेशन से स्टार्ट करो। ठीक है सर हाँ। सर मतलब वो डाउट नहीं है, पर मुझे ये जानना था कि मतलब अगर म्यूजिक सुनते सुनते करे तो वो ठीक है क्या, कि नहीं होता ठीक? नहीं, म्यूजिक सुन के मत करो। म्यूजिक सुनना है तो तुम अलग से सुनो। ठीक है, क्योंकि उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा तुम्हारा। जी सर। दिमाग लगाना रहता है ना, मतलब वो चीज नहीं है ना। जैसे 9th 10th में हमारे क्या रहता था कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन 10 रहते थे। एक ही टाइप के क्वेश्चन 10 तो रहते थे और इसी को बार बार घिस लेना। अभी क्या है कि 11th 12th में हर क्वेश्चन एक अलग वैरायटी का मिलेगा तुमको। ठीक है, सो आई होप सारे लोगों के टाइमिंग रिलेटेड इश्यूज कुछ क्लियर हुए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। यस सर। यस सर। किसी को और कोई डाउट है क्या कि और कुछ दिक्कत हो रही है? सर तो आप बोल रहे हैं कि हमें जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो नेट से कुछ नहीं देखना, मतलब लाइक मतलब वहाँ से असिस्ट नहीं लेना सर? नेट से असिस्टेंस मतलब तुरंत मत लो। एक बार तुम जैसे मान लो 1.5 आवर्स पढ़ाई कर लिए, ठीक है, फिर एक बार सेकंड ट्रिप तो जो लाइक बहुत मतलब एक मतलब आप जैसे बोले 1.5 आवर्स बैठता हूँ जो क्वेश्चंस करता हूँ उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते नहीं है तो बाद में आता है देख लेते थोड़ा सा ऐसे। उसकी जगह मैं वही क्या सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा एक लोअर लेवल पे आओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो नहीं हो रहे थे। ठीक है, ओके। तो ऐसी कोई वो बात नहीं होती, मतलब शर्माने की बात नहीं होती कि मैं लोअर लेवल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं, कि मैं तो जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूं और इजी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं। ये बात नहीं है, तो तुम भाई खुद को नर्चर कर रहे हो, ये समझो। अल्टीमेटली तुम अपने लिए कुछ एक अच्छी चीज डेवलप कर रहे हो। पर ऐसा जरूरी है कि एंड ऑफ द ईयर तक पूरा अरिहंत और पूरा आरडी शर्मा करना है? मतलब कुछ ऐसा छूट गया चैप्टर्स तो चलता है क्या, वरना बहुत ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे बहुत बुरा लगता है सर। देखो होता क्या है कि जैसे 12th में जो तुम लोग को चैप्टर्स आएंगे उसमें 11th के कॉन्सेप्ट का भी मिक्सचर आएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि ठीक है 11th का कोई चैप्टर ऐसा है जो तुमको बिल्कुल नहीं आता, मतलब तो फिर वहां पे दिक्कत होगी। लेकिन 11th का कोई चैप्टर है जिसके बेसिक्स तुमको आते हैं, भले उसकी प्रैक्टिस नहीं उसकी बहुत ज्यादा तुमको, तो वहां पे उतनी दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो ठीक है जो सर। भी अभी देखो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी स्कूल खुले नहीं है और अभी खुलने के कोई चांसेस भी नहीं है शायद, तो कुछ न्यूज़ वगैरह है क्या कि कब खुलना है? सर मोस्ट प्रोबेबली अभी नहीं खुलेंगे। हाँ, तो ये टाइम है, इसमें तुम थोड़ा वर्कआउट करके जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स हैं उसको क्लियर करते जाओ करते जाओ। अभी जैसे मेरे ख्याल से दिवाली के लिए भी तुम लोग को थोड़ा छुट्टी उट्टी मिलेगा, 1 वीक का वैकेशन वगैरह मिलेगा, उसमें सारे बैकलॉग्स क्लियर करना तुमने, समझे? सर अभी 23rd से एग्जाम शुरू हो रहा है सर, तो फिर उसके लिए मतलब अब कौन सा एग्जाम है? तो हमारे स्कूल में अभी सर आपने इसका एग्जाम अभी नहीं, मतलब 23 अक्टूबर से है। और फिर अगर कोई ऐसा एग्जाम होता है तो उसके वजह से बुकलेट और सब नहीं हो पाता, फिर जो आप करा रहे हो आप बहुत आगे चले जाते हो मतलब नॉर्मल क्लासेस में, और फिर जो बुकलेट का है वो पूरा पीछे रह जाता है, फिर जब तक वो कवर अप करते हैं तब तक और चैप्टर्स हो जाता है, फिर वो पूरा मिस हो जाता है सर। यस सर। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? जैसे मान लो जो मिस हो गया, उस मतलब उस केस में तुमने जैसे क्लासेस अटेंड कर ली मान लो, ठीक है, अब क्लासेस अटेंड करने के बाद क्या करो कि मतलब जब एग्जाम है उस समय भी क्लासेस एटलीस्ट अटेंड करो, क्लासेस मिस मत करो। क्लासेस अटेंड करने के बाद ठीक है, होमवर्क नहीं कर पाए, अब जैसे मान लो मैं कोई नया चैप्टर पढ़ाया, से जैसे मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा खत्म हो गया, उसके बाद मैंने कोई नया न्यू चैप्टर से स्टार्ट किया, अब उस चैप्टर के जो शुरू के 1 वीक रहते हैं उसमें ज्यादा होमवर्क नहीं मिल पाता, नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, इंट्रोडक्शन ही होता है। तो उस 1 वीक में तुमको कोशिश करनी चाहिए कि जो तुम्हारा बैकलॉग है उसको तुम क्लियर कर लो। तुमको कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के जब भी तुमको मौका मिले वहां से बैकलॉग क्लियर करते जाओ। सर एग्जाम के कारण मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो जो टेम्पो होता है वो मतलब ऐसा ऐसा थोड़ा वो रूटीन ही ब्रेक हो जाता है, उसमें लगने में फिर और ज्यादा टाइम हो जाता है। तो मतलब कोई ऐसा तरीका है जिससे जो टाइम लैग और जो फिर से हैबिट में लगने का ये है उसको सुधार सके? मतलब समझा नहीं मैं, कुछ पता नहीं। सर मतलब स्कूल के एग्जाम्स के कारण मतलब उसका अलग पोर्शन होता है और उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मतलब फिर वो रिटन राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो सब, तो उसके कारण मतलब जो फोकस शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें फिर से वो जोन में आने के लिए मतलब बहुत टाइम लग जाता है काइंड, तो उसमें थोड़ा मतलब कैसे कर सकते हैं? इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि एक थोड़ा बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हो स्कूल प्लस जील के बीच में, ठीक है? जैसे मान लो जब तुम्हारा स्कूल चल रहा है तो कितने बच्चों की आदत होती है कि स्कूल को बहुत लाइटली लेना, कि यार जो पढ़ना है वो हम जील में पढ़ लेंगे, स्कूल में ठीक है चलो टाइम पास कर लेते। वैसा मत करो, स्कूल में पूरा फोकस दो, जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में उसको अच्छे से सुनो, वो करो। प्लस दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि थोड़ा थोड़ा स्कूल का पढ़ते जाओ, मतलब एकदम एंड मोमेंट के लिए नहीं छोड़ दिया कि यार एग्जाम आएगा तो उसके 1 वीक पहले ध्यान आया कि यार अब चलो स्कूल के लिए पढ़ना है, तो थोड़ा पढ़ते जाओ स्कूल एग्जाम के लिए। यहीं से जो टाइम है निकाल के, जो ये सब टाइम बताया इसमें से कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के पढ़ते जाओ स्कूल के लिए। तो जब ऐसा तुम करते जाओगे थोड़ा तुमको जो है जब तुम एग्जाम स्कूल के एग्जाम देने जाओगे तो तुमको ऑलरेडी सब कुछ आता होगा, और तुम लोग को पता है कि स्कूल के एग्जाम, तुमने भी स्कूल के भी एग्जाम देख लिए होंगे और जील के भी एग्जाम देख लिए होंगे, तो स्कूल के एग्जाम इतने टफ नहीं होते होंगे एज कम्पेयर टू जील के एग्जाम। ठीक है, तो तुम स्कूल के लिए तुम डेली थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करो, तो वो जो एक साथ जो प्रेशर आता है क्या कहते हैं स्कूल एग्जाम का, बिफोर 1 वीक ऑफ द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एंटायर वीक ऑफ द एग्जाम, वो प्रेशर कभी नहीं बनेगा। एंड
जिनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, जिनसे जबरदस्ती प्रैक्टिस करानी है, उनके लिए मतलब मैं ये भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि कुछ प्रैक्टिस सेशन रख लूँ, तो जिस दिन से मैं फ्री रहा और तुम लोग भी फ्री रहे तो उस दिन ऐसे ही मतलब मैं भी जूम क्लास पे एक सेशन रखूंगा, उसमें कहूँगा कि चलो ये क्वेश्चंस करो, फिर हम लोग विद इन 1 आवर जो है इसके सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, तो शायद वो भी तुम्हारे लिए कुछ हेल्पफुल रहे। सर वो कर सकते हैं, मतलब आप जब भी फ्री हो बता दीजिएगा, हम लोग अटेंड कर लेंगे। हाँ, मैं करूँगा। अभी तो आज और कल तो हमारा क्लास ही है। यस ठीक है, सर मुझे भी एक्चुअली आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि सेशंस टाइप कुछ क्लासेस ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, बट उन वाले सेशंस में सिर्फ क्वेश्चंस ही, जैसे आप पहले ले रहे थे ना कि प्रैक्टिस सेशन है, तो सर उसमें जैसे काफी अच्छा हो जाता है, मतलब वरना कई बार ऐसे होता है कि जैसे स्कूल हुआ, फिर स्कूल का होमवर्क किया, फिर क्लासेस करी, तो उसके बाद मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि अब थोड़ा ब्रेक ऐसे ले लेते हैं, मतलब संडे के दिन भी ऐसे हो जाता है कि मतलब कोई बात नहीं, अभी मतलब अभी हफ्ता मतलब अभी जस्ट खत्म है और कल से फिर से होने वाला है, तो थोड़ा मतलब कम कर लेते हैं। बट जैसे जब सुबह प्रैक्टिस सेशन ले रहे थे आप लोग सब्जेक्ट में, तो मतलब जैसे ऐसे एक रीजन होता है जैसे उठने का कि हाँ, और मतलब स्टार्ट ही सुबह पढ़ाई से जैसे हो जाती है। यस सर, सब बाय डिफॉल्ट वो सुबह के 4 घंटे पढ़ाई के निकल जाते थे, तो हाँ अभी हाँ वही सर, मतलब ऐसा होता है कि हम्म, हाँ उठना ही है, वरना खुद से प्लान बनाने के बाद तो होता है कि मतलब कोई बात नहीं, अभी जाने दो, सो जाओ या फिर कुछ और कर लो। तो प्रैक्टिस सेशंस की सिर्फ जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही कराने का है, वो रख लीजिए, करिए ना सर। हम्म। ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम टेबल तुम लोग का आइडिया लग गया तो मैं कुछ ना कुछ तो प्लान आउट कर ही सकता हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्लास 8 बजे से, और सैटरडे को किसका किसका क्लास, किसकी किसकी छुट्टी रहती है सैटरडे को? 8 to 11 वालों की छुट्टी रहती है क्या सैटरडे को? यस सर। यस यस सर। सर 9 to 2 वालों की? यस सर। सर हम 8:30 लोग को नहीं रहती, 8:30 to 11:40 सर हमारा हम लोग का सैटरडे को भी सैटरडे रहता को है। भी होता है हम लोग का। सैटरडे को होता है। अच्छा, 8 to 1 वालों की सर होता है। यस सर। छुट्टी होता है रहता है। सर। 8 to 12 वालों की छुट्टी होती छुट्टी होती है। मतलब ये 8:30 to 11:40 कौन सा स्कूल है भैया तुम्हारा? सर 8 to 1 भी होता है। रिलायंस सर फाउंडेशन रिलायंस सर, 8 to 1 फाउंडेशन। में भी होता है। काफिरली भी है सर। रिलायंस कितने बच्चे हैं रिलायंस के? कौन कौन सर है? आई थिंक सो 2 ही हैं सर। अच्छा, ठीक है। सर 8 to 1 वालों का भी होता है सैटरडे को। 8 to 1 वालों का भी सैटरडे को क्लास रहता है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, 8 to 1 कौन है? सर डीएवी स्कूल के। ये भी चलो ठीक है, कंप्लीट पूरे टाइम रहता है 8 to 1। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग टाइम निकाल के करेंगे। सर संडे को आप ले सकते हैं क्या, जैसे पहले ले रहे थे सुबह? आराम से। ओके, थैंक यू सर। सुबह के बजाय आप आफ्टरनून में ले सकते हैं, क्योंकि मतलब मैं चर्च जाती तो सुबह में चर्च के क्लासेस होते हैं। ठीक है, प्लान आउट कर लेंगे, जिसको जो भी सुटेबल टाइम रहेगा उस हिसाब से रखेंगे। ओके चलो, सो अब पढ़ाई कर लीजिए हम लोग। सर थैंक यू सो मच। वो मतलब सबसे बड़ी दिक्कत टाइम का ही था, तो वो थैंक मेरे यू। को पता है यार, सब बच्चों के साथ होता है, तुम लोग नए सर नहीं हो। काफी मतलब क्लियर हो गया, मतलब अच्छा, ऐसे थोड़ा रिलीफ लग रहा है बता के ये सब। यस सर। थैंक यू सर। के साथ थैंक यू होता सर। है। थैंक यू सर। हम्म, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ चलो, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था वैसे? तो वो लास्ट टाइम कॉमन मिस्टेक्स इन समेशन वाला लास्ट था हमारा। ठीक है। ठीक है, चलो, सो
आज जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हाँ, तो एक बार जल्दी से अगर मैं क्विक रिवीजन करा दूँ 2 मिनट का, तो उसमें क्या था कि समेशन ऑफ वेयर r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा था समेशन ऑफ r स्क्वायर वेयर r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2n प्लस 1/6। और समेशन ऑफ r क्यूब जो होता था वो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता था। सर r⁴ के लिए मतलब नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। सॉल्व ही करना पड़ेगा ना सर? हाँ, r⁴ का टर्म होगा, मतलब एक बुकलेट में था सर असल। हाँ, वो उसको पता है कैसे करेंगे उसको ना, बहुत लंबे तरीके से वो होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर तुमको r⁴ का निकालना है तो उसमें तुम ये वाला एक्सपेंशन लगाना, r+1 होल रेज टू 5 माइनस r होल रेज टू 5। याद है मैंने प्रूफ बताया था, समेशन मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर का, फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो ये जो है कुछ ऐसा बनता है, इधर r⁵ बनता प्लस 5r⁴ बनता प्लस 10r³ बनता प्लस 5 बनता 10r² बनता प्लस 10r बनता प्लस 1 बनता, और ये माइनस r⁵ कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग वही r की वैल्यू 1, तो r की सर आपने ये कैसे किया? ये वाला एक्सपेंशन, हाँ, ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर। अच्छा। ठीक है, वैसे तो r⁴ के समेशन का जनरली नहीं आता है, लेकिन अगर तुमको करना है तो वो तुम इस टेक्निक की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, फिर वो सेकेंड लास्ट वाले में 5 आएगा ना, 5r। हाँ, यहाँ पे 5r आएगा। ठीक है, चलो खैर, हाँ, Sn जो होता है वो क्या होता है, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक tr, t सबस्क्रिप्ट r। ठीक है, ये 4 चीजें हम लोग ने पढ़ी थी, और फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर। अब कुछ होती है स्पेशल सीरीज होती है, तो स्पेशल सीरीज 2 टाइप की होती है। पहली टाइप होती है कि सीरीज इन विच डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी, और दूसरे टाइप की होती है सीरीज इन विच डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन व्हाट, जीपी। अरे नया टॉपिक है ना सर? नया टॉपिक,
हाँ कह सकते हो नया टॉपिक, मतलब एक तरीके से इसी का एक्सटेंशन है, समेशन का एक्सटेंशन है। ठीक है। ठीक है। सो सीरीज इन, अब हम लोग पहला इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि सीरीज इन विच डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी, ये वाला पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो मैं एक ऐसी सीरीज लिखूं 3 5 10 18 29 एंड सो ऑन, ये एक सीरीज होती है। ठीक है। अब इस सीरीज में अगर 5 - 3 किया तो क्या बन गया 2, 10 - 5 5, 18 - 10 8, 29 - 18 is 11। तो सबसे पहले बताओ कि क्या ये सीरीज एपी है क्या? नो सर। नहीं। लेकिन क्या जो डिफरेंस है वो एपी में है? हाँ सर। यस सर। यस। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइप 1 वाली सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस एपी में हो। तो इस सीरीज का हम लोग को दो चीज सीखनी है। ऐसा कुछ नाम है कैसे, मतलब नहीं, बस ऐसे ही बोलते हैं कि डिफरेंस इन एपी वाली सीरीज। ठीक है, नाम नहीं है, स्पेशल सीरीज के नाम से बोलते हैं। तो किसी भी सीरीज की दो चीज के बारे में पढ़ा जाता है। क्या क्या दो चीज होती है बताओ? सर सम और लास्ट टर्म, nth टर्म सर। nth टर्म ऑफ द सीरीज और सम ऑफ द सीरीज। nth टर्म ऑफ द सीरीज एंड सम ऑफ द सीरीज। अब देखो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इस सीरीज का। हम लोगों ने क्या किया कि 3 + 5 + 10 + 18 + 29 एंड सो ऑन, इसके r टर्म्स तक का सम किया। rth टर्म tr होता, तो इसके सम को मैं क्या लिख लेता, SR लिख लेता, सम ऑफ r टर्म्स। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब मैं SR को फिर से एक तरीके से लिख सकता हूँ। वो कैसे लिख सकता हूँ? एक टर्म को शिफ्ट करके लिखो। तो कहाँ से लिखोगे अब तुम SR को? 3 + 5 + 10 + 18। सर थोड़ा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कीजिए ना, मैं थोड़ा सा लैग हो गया था सर। इन टर्म ऑफ सीरीज का क्या? यहाँ से? हाँ सर। कहाँ से? यहाँ से एक्सप्लेन करूँ? हाँ हाँ, यहाँ से सर, ए से। हाँ तो ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ आया। तो जो सीरीज है उसके nth टर्म को फाइंड करने जा रहे हैं, या एक तरीके से rth टर्म को फाइंड करने जा रहे हैं। तो उस सीरीज के सम को मैंने ऐसे लिख लिया, S सबस्क्रिप्ट R इज 3 + 5 + 10 + 18 + 29 till TR। इससे जस्ट पहले कौन सा एक टर्म होता? TR - 1। So TR - 1 plus TR। जो दूसरी बार SR लिखा वो क्या लिखा, बस ये जो है एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। ये प्रोसीजर हम लोग किसमें अपनाते थे ऐसे टाइप का? सर एजीपी में। एजीपी के सम में सर अपनाते थे। वहाँ तो हम कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मैं ऐसे ही शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया, कोई चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है। एजीपी में कुछ मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करते थे, यहाँ पे डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब बस सब्ट्रैक्ट कर दो।
फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। अब देखो तो 3 और TR अलग से आ जाएंगे और बाकी AP बन जाएगा। हाँ 3 और नीचे तो कुछ नहीं है। सर ये आपने जो शिफ्टिंग किया मतलब ऐसा क्या किया सर, मुझे समझा नहीं। शिफ्टिंग कुछ नहीं किया। क्यों किया? देखो ना अभी क्योंकि उसका फायदा समझ में आएगा। शिफ्टिंग करने का क्या मतलब है, उसी सीरीज को लिखो, बस एक टर्म आगे करके लिखो। उससे फायदा क्या होगा, देखो 5 माइनस 3 जब करूंगा तो वो 2 आ जाएगा, 10 माइनस 5 जब करूंगा 5 आ जाएगा, 18 माइनस 10 जब करूंगा तो 8 आ जाएगा, 29 माइनस 18 जब करूंगा तो वो 11 आ जाएगा। समझ में आया? डॉट डॉट डॉट। अच्छा TR माइनस TR माइनस 1 क्या होगा वो नहीं पता हम लोग को, ठीक है। और इसके ऊपर तो कुछ नहीं है तो ये माइनस TR आ गया। अच्छा सबसे पहली बात ये बताओ कि ये जो ब्रैकेट वाली सीरीज है, जो ब्रैकेट वाली सीरीज है वो कोई स्पेशल कोई खास है क्या? सर एक भी है। वो एक AP है। अच्छा इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स होंगे? सर R-1 R माइनस 1 टर्म्स होंगे। देखो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स थे? 8 टर्म्स थे। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स होते हैं? R माइनस 1 टर्म्स होते हैं। और ये जो ब्रैकेट बना वो एक तरीके से येलो पार्ट वाले के ही तरीके से बना है। Will you all agree? सर वो R-1 वाला कैसे है वो समझा नहीं, बताओ ना एक बार फिर से। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 8 टर्म्स है। ओके सर। अब 3 को हटा दिया तो 5 से लेके यहाँ तक जो येलो कलर में शेड किया है वो एक कम है, R माइनस 1 टर्म्स है। ओके सर। सो अब इधर क्या है, इधर माइनस TR है। अब इस TR को इधर लेके चले जाओ। थ्री। अच्छा अब ये जो क्या है, ये लिखा है वो क्या है, ये जो है लिखा है ब्रैकेट में सम ऑफ AP। सो सम ऑफ AP कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2A। 2A मतलब 4 प्लस N माइनस 1। R-2 हाँ R माइनस 1 इंटू D, ठीक है। 3 प्लस R माइनस 1 बाय 2 कितना बनेगा? TR माइनस 2। तो अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ 1 बाय 2 ठीक है। ये जो आया क्या है, वो TR का एक्सप्रेशन आ गया हमारा। सर वो -5R नहीं होगा क्या? सर 3R² माइनस 5R प्लस 8 होगा ना? हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ चलो इतना समझ में आया सबको? ये हमारा क्या आ गया? Rth टर्म। Rth टर्म का एक्सप्रेशन TR इज इक्वल टू 3R² माइनस 5R प्लस 8 होल अपॉन 2। ठीक है। और इसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जो हमारा एक्सप्रेशन आया वो सही है कि नहीं। जैसे मान लो क्रॉस चेक करने के लिए
मैंने r की वैल्यू 1 डाली, इसका मतलब t1 आता, t1 बोले तो फर्स्ट टर्म आता, तो 3 into 1 square minus 5 into 1 plus 8 whole upon 2, तो क्या बन गया 6 upon 2 which is 3। अब देखो जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है कि नहीं है? यस सर 3 है। 3 है। सबको समझ में आया? जल्दी Yes, sir. बताओ भाई। सर इसका हम लोग कोई जनरल फॉर्मूला वैसे नहीं बना सकते ना, इसके लिए यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ना? एक है और भी प्रोसीजर है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तो क्रॉस चेक करने वाला एक्स्ट्रा पार्ट था, मतलब क्वेश्चन में तुमको नहीं करना, क्वेश्चन में तो तुम्हारा टी आर तक आ गया, तुम वहीं पे ओवर हो गया क्वेश्चन आर टर्म। अच्छा, अगर हम लोग को एस एन निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड एस एन, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? सर अब तो सीधा हम टी आर को सब्स्टिट्यूट करके कर देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? चलो सर समेशन प्रणव ऑफ बताओ, टी आर सर। प्रणव राव, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? सर समेशन ऑफ टी आर। समेशन ऑफ टी आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, समेशन ऑफ। अच्छा, टी आर क्या मैंने पहले फाइंड करके रखा है क्या? सर इसका फॉर्मूला होता है n+1/6। नहीं, n+1 बाय, वो